कैसे हैं नमस्कार। आप? बढ़िया, आप बताइए? बस सब ठीक-ठाक। आप सुनाइए क्या चल रहा है? बस आपसे बहुत दिन हो गए रूबरू हुए, तो आज ये व्यवस्था आ रही है और मैं चाहूँगा कि जिस मुस्कुराहट से आपने शुरू किया है, आप लगातार इस मुस्कुराहट को बनाए रखें। का आज की डिस्कशन शुरू करने से पहले जब सुबह मैं इस डिस्कशन के बारे में सोच रहा था और आपसे बात हुई, तो मैंने मॉर्निंग में एक आर्टिकल देखा और वो इतना सुंदर आर्टिकल है कि आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे पढ़ना चाहूँगा थोड़ा-सा। उस श्योर। आर्टिकल का हमारे डिस्कशन से भी बहुत रिलेशनशिप है आज, जो हम सारे टॉपिक्स बात करने वाले हैं हेल्थ के, वेल-बीइंग के, कल्चर के, सोसाइटी के, पैट्रियोटिज़्म के, इन सारे टॉपिक्स पे हम अपनी पूरी कन्वर्सेशन में अलग-अलग सेगमेंट्स में डिस्कशन करेंगे। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वी। बिकॉज़ आई थिंक कहीं न कहीं आपने अपनी पिछली किसी वार्तालाप में मुझे ये बात भी बोली थी कि अगर हमारा मन अच्छा है और हम अपने मन से चीज़ों को अच्छे तरह से देख रहे हैं, तो हमें पूरी दुनिया सुंदर नज़र आती है। सारे भाव हमारे अगर ठीक हैं, तो हर चीज़ अपने आप ठीक नज़र आती है। तो उसी विचार पे आज सुबह-सुबह मेरी आदत है, मैं सुबह-सुबह इंटरनेट सर्च करता हूँ, तो मैंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा है और मैं इसे ट्रांसलेट भी करके बताऊँगा। एंड दिस इज़ इट सेज़, "समटाइम इट्स चैलेंजिंग टू बी फेथफुल टू हू यू आर एंड नॉट व्हाट एक्सिस्ट विदिन योरसेल्फ।" एंड उसने फिर आगे लिखा है, द राइटर राइट्स, "वी ऑफन ट्रीट अदर्स सो मच लव येट नेग्लेक्ट टू एक्सटेंड द सेम काइंडनेस टू आवरसेल्फ।" सो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से इट हियर कि हम दुनिया को देखने के चक्कर में इतने बह जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। वो दया, करुणा जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो शायद हमसे कहीं अलग हो जाती है। ये दया, करुणा हम लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए करना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया में कुछ पाने के लिए, कुछ घूमने के लिए इतनी जद्दोजहद में चले जाते हैं कि हम अपने आप से खुद अलग हो गए हैं। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है आजकल? ऐसा कुछ ही हो रहा है और ये शब्द जो आपने कहे, ये आज की सबसे बड़ी समस्या भी है और इसे पार पाना सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। मैंने आपसे पिछले दौर में एक बार बात की थी कि आज के वक़्त में धर्म पीछे रह चुका है। वो व्यवहार पीछे रह चुके हैं, वो बातें पीछे रह चुकी हैं, जिनको में हम अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ बहुत बड़ी-बड़ी बातों को करके व्यवहार व्यवस्थाओं को रखते हैं। आज हम वहाँ आकर खड़े हो गए हैं, जहाँ पर हमें बहुत छोटी-छोटी बातों पे विचार करना है। शांति अभी दूर का विषय है। हाँ, और इसी में ना आगे संजीव जी बड़ा सुंदर इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं कि परस्यूइंग आवर पैशन, हम ज़िंदगी में अपने लिए बड़े-बड़े टारगेट्स खड़े कर देते हैं। उनको पाने के लिए बहुत लंबी-लंबी मंज़िलें सफ़र कर हम वो मंज़िलें हम पूरी करने के लिए बड़े लंबे-लंबे प्लान्स बनाते हैं। बट हम अपने आप को ही भूल गए हैं, हमारे अंदर से वो करुणा चली गई है, हम अपने को खुश रखना भूल गए हैं। जब हम ही खुश नहीं हैं, तो इन टारगेट्स, इन माइलस्टोन्स, इन ट्रैवल्स, इन ज्योग्राफ़ीज़ का क्या फ़ायदा? तो वो कहता है आखिरी में, द राइटर सेज़ दैट कि हमें अपने आप को ढूँढना है, तो हमें पूरी दुनिया मिल जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद में और बाकी सब चीज़ों में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग सृष्टि है और हम पूरी बड़ी सृष्टि की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी सृष्टि अगर ठीक होती है, तो उसका प्रभाव समष्टि पे स्वाभाविक रूप से आने लगता है। ओह! कितनी सुंदर और कितनी डीप बात आपने कह डाली और बड़ी सरलता से कही है कि हमारी अपनी एक सृष्टि है। पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, पर हम एक्सटर्नल यूनिवर्स में हमेशा उलझे रहते हैं और हम उसे सुलझा ही नहीं पाते। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? एग्ज़ैक्टली। हम जब भी किसी व्यक्ति को कुछ कहने जाते हैं, तो उससे पहले स्वयं से कहना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, और आपने जो बोला है तो मैं उसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। अब मुझे ये समझ में आ रहा है, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो हमारे अंदर की शीतलता है। जब हम सूरज की बात करते हैं तो वो हमारे अंदर का तेज है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को हम जैसे नैरेट करते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली भी हर एक एक्शन, रिएक्शंस हमारे अंदर वैसे ही विद्यमान है। ये आप मैं इस भाव को ऐसे ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। आप एक चीज़ समझिए, शरीर के लिए कहा गया कि पंच तत्व से बना है। अग्नि, वायु, जल उसके मुख्य अवयव हैं, जो सबको सुनने, देखने में समझ आते हैं। अग्नि का सीधा जो अर्थ जुड़ता है, वो सूर्य से जुड़ता है। हुँ, जल तो समष्टि में विद्यमान
अलग-अलग स्वरूपों में है ही। वायु में भी जल का सम्मिश्रण है, पृथ्वी के अंदर भी जल है, शरीर के अंदर भी कहा जाता है कि 70% जल है। कहा ज़रूर जाता है 70% जल है, बट वो 70% जल नहीं है, वास्तव में जल, वायु और अग्नि का जो सम्मिश्रण है, उसी का नाम शरीर है। हमारे ऊपर गर्मी का बहुत जल्दी प्रभाव होता है, जल की कमी का बहुत जल्दी प्रभाव हम महसूस करते हैं, तो ये डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं शरीर से। हुँ, और जल का अर्थ वास्तव में ये है, वो तरलता। अगर जल की मात्रा शरीर में सही स्वरूप में बनी रहती है, तो हम कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं। अदरवाइज़ हमारे अंदर अनकंफर्ट ज़ोन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा शीतल तासीर वाले पदार्थ जिनका इफ़ेक्ट ठंडा है, ना कि वो पीने में ठंडे हैं, जिनका इफ़ेक्ट ठंडा है, उनको लेने के बाद कई बार हमें कुछ गरम खाने की इच्छा होने लगती है। तो वहाँ पर अग्नि तत्व की कमी हो जाती है, सुंदर। इसलिए हमें वो खाने की इच्छा होने लगती है। चलिए अब इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और आई थिंक धन्यवाद आपने मेरे भाव को जो अपने ज्ञान का भोग दिया है उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति सी प्रतीत हो रही है बिकॉज़ जब आपके क्वेश्चंस जब आपके भाव सही विचारों से एड्रेस हो जाते हैं तो आपको वो शीतलता महसूस होती है। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं इसके लिए आपसे दोबारा आपकी परमिशन चाहूँगा और ज़रूर। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और इसी टॉपिक से कनेक्ट करते हुए मैं पहला डिस्कशन पॉइंट लेना चाहूँगा जो हमारे यूथ से रिलेटेड है। बिकॉज़ आज का यूथ हमारे करंट पर्सपेक्टिव में हम ऐसे देखते हैं वो बहुत ही इवॉल्व है। उसके लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड बहुत मैटर करता है एंड दे दे आर ट्राइंग टू गेट सक्सेस एंड सक्सेस के पैरामीटर्स उनके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट किसी यूथ के लिए सक्सेस मनी है, किसी के लिए सेल्फ सैटिस्फैक्शन है, किसी के लिए सोशल सर्विस है। सो इस पूरी डिस्कशन को हमने एक वर्ड में समराइज़ किया है, द यूथ द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। सो इस पे हमारे कुछ विषय हैं जिस पे हम आपके भाव और आपके एक्सपीरियंस से कुछ अपने श्रोताओं के साथ कुछ शेयर करवाना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव, आपकी जर्नी और आपकी जो स्किल है, उसके बेसिस पे हाउ टुडे यूथ हैज़ टू बैलेंस देयर देयर एंटायर लाइफ and the life NSA is not only about the life of study or a income or anything. It's life as a balanced life. How they stabilize themselves. So पहला पॉइंट जिस पे मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूँगा इज़ money matters. Money matters a lot. We always talk about it. But how important money is in our life, especially as a youth, and how they have to balance out it. How they have to be mindful about the money. उनको सजगता पैसे के बारे में और उनको वो कैसे उस पे पूर्ण विराम लगाएँ और उसे कमाएँ भी ताकि वो बैलेंस रहे, वो डिसबैलेंस ना हो। जब हम स्टूडेंट के एस्पेक्ट में बात करते हैं, स्टूडेंट 10th क्लास तक स्टूडेंट अपने मदर-फादर के उनके व्यवहार, उनके हिसाब से चल रहा होता है। जब हम 11th, 12th और आगे की बात करते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये बात कहना चाहूँगा कि उनके लिए जब हम मनी की बात करते हैं, तो उनके लिए मनी एक सामान्य व्यवहार की चीज़ होना चाहिए। सामान्य व्यवहार की वस्तु होना चाहिए, ना कि उनका टारगेट मनी होना चाहिए। अगर उन्होंने उसी उम्र में टारगेट मनी को बना लिया, तो वो जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उसमें वो घुल जाता है पैसा। और जब उस इंटेलेक्चुअलिटी में पैसा घुल के वो बड़ा होता है, तो उसमें से फिर वो रियल थिंग्स नहीं आ पाती, पैसे की वजह से उसकी थॉट्स में, जो जब वो 25 साल का होता है, तो उसके बाद उसमें आनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि पैसा सिर्फ़ इसलिए है कि हम आइसक्रीम खा सकें, हम चॉकलेट खा सकें, हम बुक्स ले सकें, हम वो थोड़ा फ़न जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो स्पोर्ट्स के रूप में हो तो ज़्यादा अच्छा है, मगर जैसा भी हो, वो सब हो, वो मोबाइल डिपेंडेंट ना हो, वो लैपटॉप डिपेंडेंट हो स्टडीज़ के लिए, ना कि बहुत कुछ और देखने के लिए। मोबाइल मैंने इसलिए कहा कि मोबाइल जब वो कैरी कर रहे होते हैं, तो उनके पास हर वक़्त वो गैजेट आ जाता है जो परेशान करने वाला है। आई थिंक आप अब मुझे नहीं पता आप कहाँ से इतनी सरलता से विषयों को सॉल्व करते हैं बट आपने कहा जब अब मनी शुड नॉट बी अ प्राइमरी एस्पेक्ट फॉर देम। वो उनके लिए एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिससे वो नॉर्मल दिनचर्या चला सके, ना कि उनका एम होना चाहिए। आई थिंक इस मैसेज से ही हमने काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर ली हैं दैट व्हेन यू डिफाइन मनी
पैसा अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, देन यू आर गोइंग टू बी गेट अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो आपका एज एन अ ह्यूमन यू वुड लाइक टू इवॉल्व योरसेल्फ। तो आई थिंक हमें समझने में टाइम लगता है, पर शायद आपको समझाने में टाइम नहीं लगता। आप बड़ी सरलता से, और जब आपने लैपटॉप और मोबाइल का भी कंपैरिज़न दिया, वो बहुत ही सुंदर कंपैरिज़न था, बिकॉज़ व्हेन यू सेइंग कि मनी रिसोर्सेज़ होने इम्पोर्टेंट है, पर उनका यूटिलाइज़ माइंडफुली करना चाहिए और हर चीज़ का अपना प्रयोग करने का एक तरीका है। सो आई थिंक मैं आप बहुत ही बढ़िया। इसी में आगे बढ़ते हुए जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो चाहे वो स्टूडेंट है, इवन इनफैक्ट द यंग एज, एंड इवन आई से यंग एज 30 आज की तारीख में 45 तक भी काउंटेड एज एन यंग एज। टाइम मैनेजमेंट, हाउ स्मार्ट एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज टाइम, बिकॉज समय का सबको अभाव है और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो खरीद सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। अगर 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स ही हैं, और इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और इसको निग्लेक्ट करने के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? समय ही जीवन है। व्हाट इज लाइफ? समय। जीवन समय पर आधारित है। तो उसी का अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, समय का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो हम जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और इस व्यवस्था पर विचार ज़रूर होना चाहिए। हमें एक अभ्यास टीवी में कुछ बैठकर देखने का, लगातार बैठे हैं, हम देख रहे हैं तो हम देखते ही चले जा रहे हैं। हम भूल गए कि वो ज़रूरत थी अपने माइंड को चेंज करने के लिए, वो 15 मिनट, आधा घंटा टीवी को देने की, जिससे कि हम जिस ज़ोन में ट्रैवल कर रहे हैं उससे थोड़ी देर हटें। हट जब भी कभी किसी 6 घंटे की ट्रैवल में हम बस में बैठकर जाते हैं, तो वो भी 2 घंटे बाद बस को कहीं खड़ा करता है। 3 घंटे बाद कहीं खड़ा करता है, फॉर अ चेंज, फॉर रिफ्रेशमेंट। तो वो रिफ्रेशमेंट का जो पहले तरीका था, जब हम नेचर के बीच में रहते थे, जहाँ पर नेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम नेचर के बीच में जाकर अपने आप को रिफ्रेश कर लेते थे। आज हम मेट्रोज़ में या जिन जगहों पर रह रहे हैं, वहाँ पर हम अपने ऑफ़िस, केबिन, बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो धूल, गरम, पॉल्यूशन, तो वहाँ जाके तो चेंज होगा नहीं। तो चेंज का साधन हो गया, हम 15-20 मिनट के लिए टीवी देख लें, 15-20 मिनट के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट ले लें, 15-20 मिनट के लिए लैपटॉप पे कुछ सर्च कर लें। मोबाइल में फिर भी नहीं कहूँगा, अभी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, उस यूथ के बारे में जो अभी अंडर स्टडी है। वैसे तो इंसान पूरा जीवन ही अंडर स्टडी रहता है, बट जब हम बात कर रहे हैं तो मैं टिल 23, 4, 5 की एज तक के लिए बात कर रहा हूँ कि हमें अपना रिफ़्रेशमेंट के लिए टीवी है, रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं, बट मोबाइल हमारे लिए वही इस्तेमाल की चीज़ होनी चाहिए, जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ। हम गूगल पर अपना स्टडी मटीरियल भी सर्च मोबाइल के ऊपर ना करें, उसको हम लैपटॉप पर ही करें। अगर हम अपने आप को इस दायरे में बाँध लेते हैं, तो हम बहुत कुछ अपने आप को बचा जाते हैं उस बात से जो हमें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को कोलैप्स कर रही है। एवरी टाइम जब हम किसी गैजेट के साथ जुड़ने का अभ्यास बना लेते हैं, तो वो अभ्यास हमें वहाँ ले आता है जहाँ पर अगर कभी 15 मिनट या आधा घंटा हो जाए हम टच ना करें, तो अकारण बिना किसी रीज़न के हम मोबाइल निकाल के उसे चेक करने लगते हैं। और मोबाइल के ऊपर आज वो बहुत सब कुछ अवेलेबल है, जो हमें उलझा लेता है और लंबा समय हम उसमें निकाल देते हैं। आपने सवाल टाइम मैनेजमेंट का किया था, तो रियल टाइम मैनेजमेंट इज़ कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके लिए कितना समय देना उपयुक्त है और क्या हम इसमें जो समय दे रहे हैं उसका कोई रिजल्ट है या वो सिर्फ टाइम पास हम तो संजीवी एक है। चीज़ और मैं आपसे चाहूँगा कि हमने बात करी मोबाइल की यहाँ पे। आपने कहा कि बच्चों को मोबाइल या यूथ को मोबाइल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए एंड दे नीड टू बी नो दैट कि कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना। सो इस मैसेजिंग को थोड़ा और क्लैरिफ़ाई करने के लिए, सो दैट पीपल शुड नॉट टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। मोबाइल का मतलब होता है मोबिलिटी।
मोबाइल का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और आज हम सब फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। जी। एंड अब मुझे पता है आप भी उसके बड़े सपोर्टर हैं, यू ऑलवेज से दैट कि हमें इवॉल्व होते रहना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो जब आप कहते हैं कि यूथ को, एंड स्पेशली ऐसे टारगेटिंग द यूथ हु इज़ अंडर अंडर स्टडी राइट नाउ, इवॉल्विंग देम, बिकमिंग अ गुड सिटिज़न एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। सो उनको फिर मोबाइल कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए? बिकॉज़ फ्लेक्सिबिलिटी तो है, अगर मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ या लैपटॉप पे जा रहा हूँ, मेरे 10 मिनट एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। तो उस वर्सेज़ अगर वो चीज़ मैं मोबाइल पे यूज़ कर सकता हूँ, तो उनको थोड़ा फ़ास्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है। टू गेट इंस्टेंट नॉलेज फॉर द थिंग्स, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई कॉल आई अंदर से, कोई सवाल उठा, आपने इमीडिएट उसको सर्च किया, उसका जवाब लिया और आपने यहाँ तक तो मोबाइल का इस्तेमाल सही है। आपने किसी से कनेक्ट हैं, बात किया, मैसेज किया, वहाँ तक भी ठीक है। मगर आप उसी पे डिपेंडेंट हो जाएँ, आप मोबाइल पर ही सारे काम करने लगे। आज एक समस्या क्या हो गई है कि बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन पे जब हम देखते हैं, तो आप गौर करिएगा, बड़ी स्क्रीन को हम पूरी खुली आँख से देखते हैं। हुँ, जब हम छोटी स्क्रीन को देखते हैं, तो हमारी पलकें थोड़ी बंद होती हैं, थोड़ी-सी बंद होती हैं और वो अगर हम प्रैक्टिस में ले आएँ, तो वो ज़्यादा बंद होनी शुरू हो हमारी जाती तो छोटी-सी होगी देख-देख के। हैं। फ्रैंकली ये बात है। हाँ, और यही वो चीज़ है, जो हमें हमारी फ़िज़ीक में वो दोष पैदा कर देती है, जब हम चश्मा लगाने के ऊपर बाध्य हो जाते हैं। और चश्मा लगना मतलब बहुत ही दिक्कत वाला काम है। बच्चों को शौक आता है चश्मा लगा के, छोटे बच्चे, हम भी जब छोटे थे तो इंटेलिजेंट लुक आता था कि चश्मा लगा हुआ है। वो एक मज़ाक या एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग विषय है। मगर वास्तविकता ये है कि चश्मा लगने के बाद इंसान अधूरा हो जाता है। हुँ। आई थिंक आपकी इस बात को और स्पष्ट करने के लिए मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। मैंने आजकल देखा है कि पहले हम वेजिटेबल्स प्लान करके हफ़्ते की लेके आते थे या रोज़ सुबह लेके आते थे। हम ग्रोसरीज़ वीकली, मंथली लेके आते थे। बट जब से ये क्विक कॉमर्स नाम की चीज़ आई है, लोगों ने प्लानिंग ही बंद कर दी है। एंड विदाउट हैविंग अ सेंसिटिविटी कि वो जो 10 मिनट में चीज़ मँगा रहे हैं, उसके लिए वो राइडर कितना रिस्क करके राइड कर रहा है। इट वो नीड नहीं है, हो सकता है 100 में से 0.5% है। तो अगर हम जैसे आप बोल रहे हैं ना कि वो बच्चे टाइम मैनेजमेंट मोबाइल का सदुपयोग तभी करें जब उन्हें एक्चुअली नीड हो। अदरवाइज़ दे मेक देयर में प्लान देयर थिंग्स वेल, ताकि अगर उन्हें पढ़ना है दे शुड हैव अ लार्जर स्क्रीन, ताकि मेल हेल्प, एक तो लार्जर स्क्रीन का मतलब है एक डेडिकेटेड प्लेस होगा वेयर दे कैन गो एंड रीड, एंड देन देयर डेडिकेटेड टाइम होगा, एंड दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ आल्सो, सिटिंग पोस्चर, आईज़ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। सो कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसे ले सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, मैं इस विषय में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आँखें थोड़ी बंद होती हैं, आप तभी मेरी आँखें देख हमारी के तो नहीं बोल रहे श ना? नहीं, नहीं, शार्पनेस शार्पनेस तभी बढ़ती है। हम जो कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो आई थोड़ा बंद हो रही होती है, तभी वो विज़न क्लियर आता है। यस, ये बिल्कुल स्पष्ट अलार्म है कि हमारी आईसाइट वीक हो रही है। करेक्ट। हमारी आईसाइट वीक क्यों हो रही है? इस वजह से हो रही है क्योंकि हम किसी भी एक चीज़ पर कंसंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं। एक पहले ना क्रिया थी जिसमें त्राटक कहते थे उसको। त्राटक, हाँ, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट को लगातार खुली आँख से देखते रहना इस प्रकार से। हाँ, वो एक सेंटर बिंदु बना लेते हैं, उसे देखते रहना है, राइट। उसके बाद आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, मगर हम आँख बंद नहीं करते हुँ, और हम उसे लगातार देखते रहते हैं। हुँ, ये क्रिया हमारी आँखों से उस सारे टॉक्सिड को रिलीज़ करती थी, जो वॉव! बन जाता था सारा कुछ। हमें क्रिया तो पता था, पर हमें ये नहीं पता था इसका आउटकम क्या है। तो इट्स लाइक पढ़ तो लिया, हाँ, पर उसका सार नहीं लिया। बट तो वो आज आपसे बातों-बातों में पता चला। जितने भी स्टूडेंट्स या जो स्टडी ज़्यादा करने वाले लोग हैं, अगर हफ़्ते में 1 दिन इस तरह का कुछ भी प्रैक्टिस करें, मैं अगर ये कह पा रहा हूँ, तो मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ कि मैंने सूर्य को खुली आँख से इसी प्रकार देखकर, ये हठ है वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ। मैं किसी को नहीं कहूँगा इस बात के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि एक सिंगल पॉइंट को टारगेट करें। मगर मैंने सूर्य को लगातार खुली आँख से देखा। इस प्रकार से जब मैं लगातार देखता रहा उसको, तो आँखों से पानी तो आने लगा। मगर उसके साथ एक क्लाउड बन गया आँख के सामने। ये हुँ, प्रकृति की व्यवस्था है। ये वो गॉगल है जो प्रकृति लगा देती है, मैंने अनुभव किया है इसको। वो क्लाउड बन गया और उसके बाद सूर्य मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं दे रहा था सीधा देखने पर।
मैं प्रकृति के उस व्यवहार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर परमात्मा वो व्यवस्था, परमात्मा अर्थात वो चेतना, वो सबको वो व्यवस्था दे रही है, वो सबको सँभाल रही है। हुँ, मगर हम लोग मिसयूज़ के उस लेवल पे चले जाते हैं कि मतलब हमें वो चेतना भी छोड़ देती है। और आज आप यकीन करें, वो चेतना लगभग सबको छोड़ चुकी है। सही। हमें उस चेतना से कनेक्ट होना है, तभी हम रियल टाइम मैनेजमेंट की बात को समझ सकते हैं। आज अगर मैं इसको डिफ़ाइन भी करूँ, तो शायद मेरे लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा, कारण कि सामने वाला जो है जिस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होके इसे सुन रहा है, वहाँ पर उसको वो समझ नहीं पाएगा। उसको समझने के लिए पहले अपने मन की तैयारी उस स्वरूप में चाहिए कि हम समझ सकें। फिर भी मैं इस विषय में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ एक टारगेट होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्टिकुलर टाइम ही हमें डिसाइड करना चाहिए। इवन हम कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करने बैठे हैं और उसका हम एक रियल टाइम 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट डिसाइड कर लेते हैं और अगर उसमें वो सॉल्व नहीं होता, तो हमें उस मोमेंट पे उसे छोड़ देना चाहिए। उसको फिर नेक्स्ट डे के लिए या इवनिंग के लिए दोबारा उस 15 मिनट को लेकर आना चाहिए। अगर हम लगातार उसी में जूझते रहेंगे, तो हमारे 2 घंटे भी लग सकते हैं और हमारा माइंड की जो फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी है, वो कमज़ोर हो जाती है। हाँ, आई थिंक यही हम जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है, इफ़ यू गेट स्टक्ड, अगर आप कहीं रुक गए हैं किसी क्वेश्चन पे, तो आगे बढ़ जाइए, बाकी सॉल्व कीजिए और वापस आके देखिए समय बचा के। आई थिंक वंडरफुल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरे लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ मैं इस पे काफ़ी किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए बिकॉज़ आज अगर मैं कितने भी सर्वेज़ पढ़ लूँ या कितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लूँ, हर जगह ये डिस्कशन यूथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं अपने को यूथ में काउंट करता हूँ बिकॉज़ मैंने बोला 45 तक यूथ है तो आई एम आल्सो यूथ। सो स्ट्रेस एंड द बॉडी, इनका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है बिकॉज कई बार हम फील करते हैं यहाँ पेन है, हमें लगता है शोल्डर पेन है, बट जब हम उसे डीप एनालाइज करते हैं और जैसे ही हम स्ट्रेस फ्री होते हैं हम देखते हैं हमारा वो पेन चले गया है। सो हाउ taking care of physical health is important for the youth and how important it is in their growth 360 growth, it is not one directional growth because what we have noticed that to achieve their goals, जो सपने उन्होंने बुने, जो टारगेट्स उन्होंने रखे हैं, उनको अचीव करने के चक्कर में द मोस्ट इम्पैक्ट व्हिच इज़ कमिंग ऑन देयर फिजिकल हेल्थ, वो उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बारे में आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? गोल्स और टारगेट्स होने चाहिए, बट फिक्स करके सिर्फ़ उसी के लिए हमेशा लगे रहना स्ट्रेस देता है। या तो बहुत शॉर्ट गोल्स होने चाहिए, बड़े गोल्स नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसा, सपोज़ और हम जी एक चीज़ और ऐड करना, ये हमें ना इनहेरिटेंस मिल जाते हैं, हम लेते नहीं हैं। बचपन से हमें गोल्स अचीव करना सिखाया जाता है और स्पेशली अगर आप हमारी इंडियन कम्युनिटी में देखो, जब बच्चा नर्सरी से जा रहा है ना, उसके पेरेंट्स ही अपैरेंटली उसे उस डायरेक्शन में उसको ट्यून्ड कर देते हैं कि वो गोल ओरिएंटेड होए, इंस्टेड ऑफ हेल्थ ओरिएंटेड होए। तो थोड़ा-सा इसे भी क्लैरिफ़ाई हमारे को स जब भी मैं किसी चीज़ को समझने की बात करता हूँ, तो लार्जर एस्पेक्ट में समझने की बात करता हूँ। मैं संयुक्त परिवार की बात करता हूँ। एक परिवार का एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें हेल्दी होना है, क्योंकि माता-पिता को भी साथ में समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़े हुए सब लोगों को भी समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ये बात कही जाती है, बट मैं इस गोल की बात अगर आपको कहूँ, तो जब हम यहाँ से दिल्ली जाने के लिए कार कहीं पे भी सपोज़ हमने 500 किलोमीटर्स ड्राइव करके जाना है, तो अगर हमारे माइंड में 500 किलोमीटर्स वाला वो टारगेट दिमाग में है, तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। बट हमें पहला स्टॉपेज सपोज़ 150 किलोमीटर के बाद या 200 किलोमीटर के बाद लेना है, तो हमारे माइंड में वही रहना चाहिए। और अगर वो रहता है तो हम 200 के बाद नेक्स्ट 200 या 150 की बात करते हैं। तो उसमें स्टेप मिल जाता है। कभी भी किसी चीज़ में अगर हमें स्टेप नहीं मिलता, तो वो स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। सो आप ये कह रहे हैं कि किसी बड़े गोल के लिए छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है बहुत बिकॉज़ ज़रूरी छोटी है। सक्सेस आपको मोटिवेशन भी देगी और आगे ड्राइव भी करेगी। और सेलिब्रेट मैं नहीं कहूँगा, सेलिब्रेट नहीं करना है। वहाँ थोड़ा रिलैक्स करना है। सेलिब्रेट तो वो मन की खुशी है, अगर आपको साथ-साथ मिल रही है, तभी आप काम कर पा रहे हैं।
वो सेलिब्रेशन जो आज हम करने लगे हैं, वो सेलिब्रेशन तो हमें रोकती है। हमें तो रिलैक्स करना है। जब आप कहते हैं ना कि स्ट्रेस आपकी गर्दन अभी कहीं दर्द हो रहा है और उसके बाद आप रिलैक्स होते हैं स्ट्रेस फ्री, तो वो दर्द ठीक हो जाता है। आप यकीन मानिए जब हम इस तरीके से ऐसे बैठे हैं और बिल्कुल आँखें बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर में हमारे शोल्डर्स और डाउन होंगे, हमारे हाथ हम बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दें और हम इस तरीके से अपने आप चले जाएँ। उसके बाद हमारी गर्दन और थोड़ी ढीली हो जाएगी और योग के अंदर एक जालंधर बंद कहा जाता है। वो स्वतः लगता है, उसमें हमें निद्रा नहीं आती। जब हम इस प्रकार से बैठे होते हैं, लाइक दिस, और हम ऐसे बैठे हैं, शरीर ढीला होता जा रहा है, हम विचार शून्य अवस्था में हैं। जैसे ही हम विचार शून्य अवस्था में आते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे जालंधर बंद कहते हैं। ये जगह यहाँ पर टच हो जाती है। ये स्वाभाविक होता है, ये हमें करना नहीं पड़ता। जब हम इसे करते हैं, तब हम शांत नहीं होते। ये परमात्मा द्वारा वो व्यवस्था है कि जैसे ही हमारा मन शांत होता है तो हम इस तरीके से चले जाते हैं। आप इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। इसमें 2 रास्ते हैं। एक तो हमें नींद आ जाती है। एक वो रास्ता है जिसमें हम जाग रहे हैं। आस-पास की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। कुछ ना कुछ हमें सेंसिटिविटी पूरी है। हम समझ रहे हैं हर बात को, मगर हम शरीर के की स्थिति को बिल्कुल रिलैक्स करके जागते हुए सो जाना। जो व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, उसको कभी भी थकावट नहीं होती। इसको जालंधर बंद कहते हैं। आप इसके बारे में कभी स्टडी करेंगे तो आई विल आपको सर्टेनली डू। आई थिंक इस यूथ द आर्ट ऑफ बैलेंस में अ, अभी तक हमने जो बातें करी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। व्हेन आई से इम्पोर्टेंट बिकॉज़ ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमेशा होती हैं और कहीं न कहीं टच करती हैं। जैसे मनी मैनेजमेंट की बात करिए, हाउ टू फोकस, कितना फोकस करना चाहिए, वे टू बैलेंस आउट, ऑल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हम हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, चाहे हम बच्चे हों, चाहे हम बड़े हों। आई थिंक वी टच दिस पॉइंट, देन वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रेस एंड द बॉडी मैनेजमेंट। जो लास्ट मेरा इसमें एक विषय है जिस पे मैं आप सबके विचार चाहूँगा, वो थोड़ा सेंसिटिव है बिकॉज़ वो मुझे लगता है यूथ से ज़्यादा यूथ के पेरेंट्स के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, बट डेफ़िनेटली उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है यूथ पे। और यूथ, आई एम सेइंग बिकॉज़ यूथ ही हमारी कंट्री का फ्यूचर होता है। यूथ ही हमारी कंट्री को नेक्स्ट स्टेज पे उसका डेस्टिनी डिसाइड करता है, व्हिच इज़ अबाउट आवर वैल्यूज़। और वैल्यू किसी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैल्यू का पास ऑन ऑर्गेनिक फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को हो रहा है। सो इस बारे में मैंने बहुत सुना है इस बारे में कि हमारी वैल्यूज़ गिर रही हैं, हमारी वैल्यूज़ फ़ोकस नहीं हो रही हैं, हमारी वैल्यूज़ शिफ्ट हो रही हैं फ्रॉम हियर टू वेस्टर्न, हम अपनी वैल्यूज़ सँभाल नहीं पा रहे। तो एक्चुअली क्या ऐसा कोई कंसर्न है? और हमें लगता है सिर्फ़ ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज हो रहा है इसलिए हमें थोड़ी एंग्ज़ायटी है और हमारे पर वैल्यूज़ हमारी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमारा यूथ हमारी वैल्यूज़ के लिए बड़ा फ़ोकस्ड है। एक चीज़ तो वैल्यूज़ गिर रही हैं। अगर गिर रही हैं तो वैल्यू ही नहीं। तो वैल्यूज़ गिरती किसी की नहीं है। वैल्यूज़ ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं। हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में हम कहते हैं वैल्यूज़ गिर रही हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़? किसी चीज़ में गिर रही हैं तो कहीं उठ भी रही हैं। हुँ। आज जितनी शांति सामाजिक व्यवहार को लेकर वेस्टर्न कल्चर में है, उतनी हमारे यहाँ नहीं है। मगर उस शांति के साथ जो हमारी सृष्टि है, हमारा अंतर्मन की स्थिति है, कई जगह पर वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो रही है। हमारे यहाँ जो साधु लोग या इस प्रकार के व्यवहारों के लोग एकांत में रहना, पुस्तक पढ़ना, लाइब्रेरी बैठना, ये सब कुछ आपको वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। वो लोग साल में 15 दिन के लिए छुट्टी में चले जाते हैं। वो उनकी छुट्टी कोई घूमना नहीं है, उनकी छुट्टी किसी एकांत इस प्रकार की जगह में जाकर रहना,
उनके लिए लाइब्रेरी बड़ी मैंडेटरी है, वो बैठ के 2-2 घंटे बुक स्टडी करते रहते हैं। और वो लोग आपको जब स्विमिंग पूल में भी जाकर नहाते हुए मिलेंगे, तो वो उसको भी उस समझ के साथ एन्जॉय कर रहे होते हैं, जो रियल में चाहिए। हुँ, सन बाथ वो लेते हुए नज़र आते हैं। वो एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं समझ का, जहाँ पर वो प्रकृति को भी उस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वैल्यूज़ कहीं पर भी नहीं गिर रही हैं। हम लोग असल में भारत के अंदर हम लोग इस्तेमाल होने लगे हैं। ओके। हमारे अपने लिए समय नहीं रहा। हमारे गोल्स पैसा हो गया, उसमें कहीं लिमिट ही नहीं है। मतलब हुँ, हर 10 लाख वाले को 20 की, 20 वाले को 50 की, 50 वाले को 100 की, वो बढ़ता जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य मन की शांति और रिलैक्स रहना है। पैसा किस लिए ज़्यादा चाहिए? रिलैक्स होने के लिए, कि मेरा फ़ियर ख़त्म हो जाए। और हमने उसको क्या बना लिया, जैसे बच्चे के लिए हमने 99% 98% का नंबर गेम बना दिया, हमने पैसे को भी अपने लिए नंबर गेम बना दिया। हुँ। बट मार्क्स तो 100 में से आते थे, तो वो तो 100 पे जाके शांत हो जाएँगे, उसके बाद क्या करेगा? बट यहाँ पर तो 100 में से तो मिलना नहीं है, ये तो क कितना भी बढ़ता रहे। तो हमने वो गोल एक्चुअली गलत हो गया वो काम ना, मतलब पैसे की जो लिमिट है, वो किसी की भी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। बट संजीव जी, एक्चुअली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे आपसे और समझना है, बिकॉज़ जो पैसे की नीड्स है ना, वो इसलिए बढ़ रही हैं बिकॉज़ सोशल लेवल बैलेंस करने की नीड्स बढ़ रही हैं। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब लेट्स से मैं आज एक्स अमाउंट कमाता हूँ और मेरे पास बाइक है। अब क्योंकि सोशल वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कार लूँ, और कार लेना कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज़ आई जस्ट अपलिफ्टेड, मैं अपनी सेफ्टी के लिए भी कार की रिक्वायरमेंट है, मेरे को डस्ट पॉल्यूशन से भी बचना है। अब उस डायरेक्शन में वो एक तरीका है देखने का। एक तरीका है कि मुझे हर महीने कार बदलनी है। तो ये तो मैं मानने को तैयार हूँ कि हर महीने कार बदलनी है इज़ अ रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, देन आई एम पुशिंग माई सेल्फ। बट अगर मुझे स्केल अप करना है तो वो तो एक सेंसिबल मूव है, वो तो होना ही चाहिए, या उसमें भी कुछ हमें संयमता बरतनी चाहिए। उसमें हमें वेटफुल होना चाहिए। वेटफुल का मतलब सर? जब समय आएगा तो लेंगे ही ना। अच्छा। अगर आज पैसे आ गए तो लेंगे ही। मगर 10 लाख की गाड़ी लेते वक़्त 1 लाख रुपए अपने और 9 लाख रुपए लोन ले लेना, वो अपने आप को फँसाने जैसा है। मगर 5-7 लाख रुपए अपने और 2-3 लाख का लोन ले लेना, अपने आप को बचाने जैसा है। हुँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि हम पैसे का गोल बना लेते हैं, वो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, जो खिंचाव बढ़ रहा है, वो इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हम इम्बैलेंस हैं। हमें बैलेंस करना ही होगा। मतलब आप एक बात समझें कि भोजन इसका बहुत बड़ा पैरामीटर है। आप भोजन को एक सीमा तक कर सकते हैं, हुँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हुँ, अगर इस चीज़ को हम लाइफ़ में लगभग सब जगह अप्लाई करें, धन कमाने की बात है। धन कमाने के लिए आप 24 घंटे में एक लिमिटेड समय दे सकते हैं। आपने वो 10 घंटे भी अगर दे दिया तो 10 के बाद वो कैलकुलेशन ना हो आपके पास। अगर आप इस फॉर्म में पैसा भी कमा रहे हैं, तो वो हार्म नहीं दे रहा, बट आप यकीन मानिए उन 10 घंटों के बाद भी हम रेगुलर पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। आखिर कोई लिमिट किसी चीज़ की होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट अगेन। हुँ। अब हम अगर रात को 2 बजे तक बैठकर बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं अपने अंदर की सृष्टि को खराब कर रहे हैं। सृष्टि माने जो एक सृजन किया सृजन हुआ एक किया। व्यक्तित्व है, उसको हम खराब कर रहे हैं। अगर हम उसको खराब कर रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें स्ट्रेस ना हो। अगर वो आज नहीं है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आ जाएगा। और इसका हमारी वैल्यू से कैसे कनेक्ट है? इसका हमारी वैल्यूज़ से सीधा कनेक्ट ये है कि हमारी वैल्यूज़ डिस्टर्ब हो गई हैं। हमारी वैल्यूज़ में पैसे ने एंट्री ले ली है, जो हम पैसे के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं। हमारे यहाँ गीता में युक्त आहार विहार आप देखेंगे तो ज़्यादा खाने वाला
ज़्यादा सोने वाला भी गलत है, कम सोने वाला भी गलत है, कम खाने वाला भी गलत है। इसका मतलब बैलेंस ऑफ लाइफ़। तो बैलेंस ऑफ लाइफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। कर्म करना धन के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत आवश्यक है। मगर अगर 24 में से 12 घंटे, 14 घंटे पैसे के लिए कर्म करता रहूँ, तो वो गलत हो जाएगा। मैं ना थोड़ा-सा और सिम्प्लिफाइड करता हूँ अपने प्रश्न को, क्योंकि सब लोगों को उसे उस ब्रॉडर लेवल पे समझना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ जो हमने आगे अभी बात करी, उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अ, एक फैमिली में 2 आइडियोलॉजीज़ हैं, एक पापा और एक बेटा। बेटा यंग जनरेशन ऑब्वियसली, तो पिताजी का मानना है कि अगर मेरा पुत्र मुझे रोज़ नमस्ते नहीं कर रहा तो उसने वैल्यूज़ लूज़ कर ली। बेटे का मानना है कि मेरे मन में पिता के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे मैं नमस्ते करूँ ना करूँ। अब इन दोनों की अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने बिलीव्स हैं। अब पिता के लिए पुत्र का मानना है कि, और वो समाज की नज़र से देख रहे हैं कि वैल्यूज़ लूज़ हो गई हैं, ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बिकॉज़ उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर रिस्पेक्ट एक्सप्रेस नहीं करी जा रही तो रिस्पेक्ट नहीं है। व्हेरेas पुत्र का मानना है कि मैं समाज के लिए नहीं, मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए इज़्ज़त रखता हूँ। तो जब समय आएगा और मेरे हृदय में पूरी श्रद्धा है, तो अब इस कश्मकश में हम वैल्यूज़ को कैसे मेज़र करें? बिकॉज़ दोनों सही हैं, अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ, बट आपके नज़रिए को ज़रूर समझूँगा, और कैसे इसे डिफ़ाइन करें? एक बात ज़रूर समझिएगा, अगर वास्तविक श्रद्धा है, तो वो चेहरे पर झलकती है और वो सामने वाले को कभी भी ये प्रश्न पूछने पर बाध्य नहीं कर सकती कि तू मुझे नमस्ते नहीं करता। नमस्ते की तो इच्छा ही समाप्त हो जाती है जब मैं प्रेम से भरा हुआ या श्रद्धा से भरा हुआ आपसे मिलता हूँ। तो उस वक़्त वो नमस्ते भी छोटी हो जाएगी अगर मैं उस भाव में हूँ और मैं ये कहूँ। जो ये कह रहा है कि मेरे अंदर श्रद्धा है, उसे तो श्रद्धा का श्रा भी नहीं पता कि श्रद्धा वास्तव में होती क्या है। हमने पढ़ लिया कि श्रद्धा, मगर श्रद्धा वो है अगर आ जाए तो सामने वाला ही नतमस्तक होने को तैयार हो जाता है। हुँ। आप यकीन करें इस बात का कि ये भावों का विषय है, शब्दों का नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब हमारे अंदर प्रेम या श्रद्धा होती है। ये बातें मैंने पहले आपसे कहा प्लेटफ़ॉर्म चेंज करने पड़ेंगे। आज बुद्धि की कुशाग्रता से प्रश्न तो बनाए जा रहे हैं, मगर बात जब रियल वैल्यूज़ की आती है, तो वो भाव नहीं है। कभी भी रोड पर जाता हुआ कोई वृद्ध व्यक्ति जो है, अगर आप उसके पास एक अपने टू व्हीलर से या किसी भी स्पीड से जा रहे हैं और आप धीमा करके निकालते हैं, तो उसके मन का वो भाव परमात्मा के द्वारा पकड़ा जाता है। वो ठंडक महसूस करता है अंदर से और जब आप तेज़ी से निकल जाते हैं, तो वो ऐसे पलट के देखता है और उसके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं आते, जबकि दोनों ने एक-दूसरे की शक्ल नहीं देखी। मैं उस सूक्ष्मता की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अच्छे मनोभावों को पकड़ता हुआ दूसरा मन, मतलब सबसे सूक्ष्म यंत्र है ये, सूक्ष्मतम, जो एक मन दूसरे मन के भावों को पकड़ता है। तो हम प्रश्न ज़रूर बना लेते हैं, क्योंकि प्रश्न सोसाइटी में से बन के आ रहे हैं। वास्तव में पिता के प्रति पुत्र का प्रेम वास्तविक क्या है अगर मैं उसे डिफ़ाइन करूँ, तो वो ये है कि वो अपने पिता की एक्टिविटीज़ को देखे। अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी क्षमताओं में कमी आ गई है, उनके विचारों में वो बात नहीं है, वो इंटेलेक्चुअलिटी ख़त्म हो रही है। तो वी शुड ट्रीट लाइक अ चाइल्ड, बट व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड? जो बड़ा है, उसने हमारे प्रेम का अभ्यास उसने हमें प्रेम दिया है। अब वो समय आया है जब हम उसे प्रेम दें। तो क्या आप अपने बच्चे के नमस्ते ना करने पर जो 3 साल का है, उससे नाराज़ हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो वो भी तो बड़ा बच्चा तैयार है और उसकी नज़र में वो हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम नमस्ते करें, तो हम उसको नमस्ते करने से अगर वो प्रसन्न हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर भी एडमेंसी है कि हम नमस्ते नहीं बोल सकते। हम गाली तो निकल जाती है हमारे मुँह से, गाने तो हम गा लेते हैं, बहुत कुछ हम बोल लेते हैं,
तो क्या सामने वाले के मन के लिए हम नमस्ते ना करें? कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? विचार करने की बात है। अगर आपको माहौल में शांति चाहिए, तो एनी हाउ आपको उसमें कुछ एलिमेंट डालने ही पड़ेंगे ना। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, कुछ चीज़ें मन की हैं, कुछ प्रेम की हैं, कुछ श्रद्धा की है। मगर मेरी पहली बात अभी भी खड़ी है कि अगर आपके मन में वास्तविक प्रेम है, तो ये प्रश्न पिता की तरफ से कभी भी नहीं उठ सकता। सी सामाजिक ताना-बाना ऐसा होता है संजीव जी कि जो आप कह रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी सही है और मैं भी उसका समर्थक हूँ। बट जब हम समाज में आते हैं, जहाँ पे कि सब चीज़ें मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा ब्लैक एंड व्हाइट में मेजर करी जाती हैं। यहाँ रिश्ते, यहाँ संस्कार, यहाँ वैल्यूज़ सबके पैरामीटर्स डिफाइन हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ही कम लोग हैं जो ये बात समझ पाते हैं बिकॉज़ उनको यहाँ पहुँचने के लिए उस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बट मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जिसकी हम बात कर रहे हैं और जहाँ जिसको लेके हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं बिकॉज़ हम उस 5% लोगों के लिए वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे, दे ऑलरेडी उनको पता है वैल्यूज़ क्या हैं। उनका उनका इंटेलेक्चुअल इतना ऊपर है कि दे अंडरस्टैंड। उनको बिना बोले ही सब कुछ समझ में आता है। जैसे आपके भाव हम आपके चेहरे पे देख सकते हैं, आप समझ जाते हैं। बट ये उस 95% लोगों के लिए है, उनको इसे कैसे सिम्प्लीफाइड करना चाहिए? उनके आप उनको देख के आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या वैल्यूज़ अडॉप्ट हो रही हैं? जैसे आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और मेरे को मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा कि कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन में वैल्यूज़ को इतने बेटर तरीके से, इतने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ले रहा है। द व्हेन यू सेड दे स्पेंड टाइम ऑफ ऑन लाइब्रेरी, दे स्पेंड टाइम ऑफ टेकिंग सन बाथ, वो उनके पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जिन्हें अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है और किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी वैल्यूज़ हैं, किसी भी सिविलाइजेशन में कोई भी वैल्यूज़ है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। पर मैं कैटेगरी अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो मूल, जो कोर वैल्यूज़ हैं, उनका हनन हो रहा है या वो इवॉल्व हो रही हैं? और इवॉल्व हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं? हम भारत में आज उस जगह पर खड़े हैं, जहाँ पर हम अपने पास्ट की सारी वैल्यूज़ को एक बार डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अब उसका इंटरेस्टिंग। नवीनीकरण होने का समय है, क्योंकि हमने पाश्चात्य देशों की वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो किया है। ओह! यस। अगर हमने उसको समझ के साथ फॉलो किया होता, तो ये प्रॉब्लम ना होती, बट हमने ब्लाइंडली फॉलो किया। जब हमने ब्लाइंडली फॉलो किया, तो हमने चाय पीनी शुरू कर दी। मेरा फेवरेट ड्रिंक है। मतलब देखिए, ना एक बात ज़रूर समझिएगा कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। आई आप एग्री। नो, सर्दी नो, में आई टोटली चाय एग्री। पी रहे हैं, समझ आता है। हमारे यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में चाय की दुकान पे चाय वाला चाय पूरी बेच रहा है और वही सर्दी के दिनों में भी उतनी चाय बेच थोड़ा रहा है। धीरे बोलना संजीव जी क्योंकि मेरे घरवाले सुनेंगे तो मुझे चाय नहीं मिलेगी फिर गर्मियों में। मतलब देखिए, ये वो बात है जो मतलब अब होता क्या है कि हम लोग थोड़ा-सा कैज़ुअल ले लेते हैं चीज़ों को, मगर जब हुँ, हम विषय की बात कर ही रहे हैं, तो हमें समझना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। फॉलो हमेशा करते वक़्त इंटेलेक्चुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो रेत के मैदान पे दौड़ता है समुद्र के किनारे। उसकी जो पावर है रनिंग की, वो बहुत ज़बरदस्त एनहांस हो जाती है। और एक व्यक्ति जो है वो ग्रास के ग्राउंड पे दौड़ रहा है, उसकी पावर उतनी एनहांस नहीं हो सकती। अब हम दोनों को कंपेयर करें और हम कहें कि ये ज़्यादा सही है और वो कम है, नहीं, क्योंकि वो रेत पे दौड़ रहा है इसलिए उसकी पावर ज़्यादा है और वो ग्रास पे दौड़ रहा है इसलिए उसकी पावर कम है। हमें समझा, समझना तो होगा। सही बात। समझ की बात है। अगर हम समझ के देखें दोनों को अलग-अलग, तो हम दोनों को प्रेज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम उसके लिए क्लैपिंग कर देंगे, वो ब्यूटीफुल। गलत हो जाएगा। समझना तो होगा ही, हर चीज़ में ये बात लागू होती है। आप एक बात समझना कि जो बैट्समैन है, ओपनिंग करने आता है टीम में, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, ओपनिंग करने आता है, उसको बहुत लंबा टाइम मिलता है क्रीज़ पर रुकने का, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको बॉल को देखने का नज़रिया बढ़ता है, सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। मगर हमें उस बैट्समैन का ज़रूर ध्यान रखना होगा जो 6 डाउन, 7 डाउन पे आके और बहुत अच्छा खेल के ऑन एंड ऑफ चला जाता है, तो इट मीन्स कि उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जो अपने आप को बिना सेट किए क्रीज़ पर खेलने की परफ़ॉर्म कुव्वत कर रखता पा है। रहा है।
तो ये विचार, ये समझ है, किसी भी चीज़ को प्रेज़ करने से पहले हमें समझना ज़रूर चाहिए, प्रेज़ करना मतलब एडॉप्ट करना। हम एडॉप्ट एडॉप्ट ही करने लगते हैं तो फ़ॉलो करने की ये बात है। तो इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। धन्यवाद संजीव।